सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 5वां अध्याय है मैं सबसे छोटी हूँ, जो कि कविता है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम ये जो कविता है जिनके कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत, उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। जो सुमित्रा नंदन पंत है वो छायावादी काव्य, जो हिंदी साहित्य का छायावादी काल है, उसके प्रमुख स्तंभों में से माने जाते हैं। इनका जो जन्म है हिंदी भाषा में छायावादी युग है, उसके महान कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म है वो 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित कौसानी नामक गांव में हुआ था। देखिए उत्तराखंड, जहां पर्वत, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक जो परिवेश है वहाँ का बहुत ही सुंदर है, तो ऐसे ही प्राकृतिक और सुंदर परिवेश में इनका जन्म हुआ। जब वे 7 वर्ष के थे तभी से वे कविता लिखने लगे थे। देखिए प्रतिभा के धनी थे, 7 वर्ष के थे तभी कविता लिखना इन्होंने चालू कर दिया था। एक तरफ जहाँ उन्होंने अपनी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र प्रस्तुत किए हैं, वहीं दूसरी तरफ छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं का वर्णन मिलता है। देखिए छायावाद जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहला काल है वो आदिकाल, उसके बाद में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो फिर आधुनिक काल है उसको फिर 5-6 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो उसी में एक काल है छायावाद। तो ये छायावाद की जो सूक्ष्म कल्पनाएं थी, छोटी से छोटी जो कल्पना की गई है छायावादी कवियों के द्वारा, उन छोटी छोटी कल्पनाओं का वर्णन इनकी कविताओं में मिलता है। और साथ में प्रकृति और उसकी सुंदरता का रमणीय चित्र उन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। वर्ष 1918 तक की उनकी कविताएं वीणा में संकलित हैं। 1918 तक की इनकी जो कविताएं इन्होंने लिखी थी वो वीणा जो इनका संग्रह है उसमें संकलित है। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल है। इन्होंने क्या क्या लिखा? कविताएं लिखी, पद्य, नाटक लिखे और साथ में निबंध है वो लिखे। 28 पुस्तकें हैं वो इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। देखिए ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, इनके लिए तो इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। और जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो साहित्य रचनाओं का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त है हिंदी रचना में। हिंदी जो रचनाएं हैं उनमें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त है। इससे हमें पता चलता है कि इन्होंने कितनी श्रेष्ठ कविताएं हैं वो लिखी हैं। चिदंबरा जो इनकी रचना थी उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था। अब देखिए ये तो था इनका परिचय। अब हम पाठ के बारे में समझते हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ, यानी ये जो कविता है, इस कविता में कवि है वो एक नन्ही बच्ची है की अभिलाषा को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। एक छोटी बच्ची एक इच्छा जाहिर करना चाहती है कि वो हमेशा अपने माँ के आंचल में रहना चाहती है, अपने माँ के साथ रहना चाहती है। माँ शब्द जिसमें जो जितना अपनापन, जितना प्यार, जितना मिठास है वो शायद सृष्टि के और किसी शब्द में नहीं है, क्योंकि माँ है ही ऐसी। माँ वो है जो हमें खुद हर कष्ट और पीड़ा सहन करते हुए हमें हर कष्ट और पीड़ा से दूर रखना चाहती है। शायद इसीलिए कहा गया है कि विधाता ने स्वयं न आकर अपने प्रतिबिंब के रूप में माँ को यहाँ भेजा है, और माँ उस विधाता की जो रचना है वो इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो इसी माँ के साथ हर बच्चा चाहता है कि वो अपनी माँ से कभी अलग ना हो, हमेशा अपनी माँ के साथ रहे। और कवि भी एक नन्ही बच्ची की जो इच्छा है वो इस कविता में प्रस्तुत कर रहा है। तो हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक नन्ही सी बच्ची की अभिलाषा को बड़े ही सुंदर ढंग से शब्दों में पिरोया है। बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोने का मतलब है शब्दों में इसको बनाया है। जैसे माला को पिरोते हैं ना धागे में, ठीक वैसे ही
बच्ची सदा के लिए छोटी बने रहना चाहती है ताकि वह हमेशा अपनी माँ का हाथ पकड़कर खेलती रहे तथा उनसे परियों की कहानी भी सुनती रहे। बच्ची छोटी क्यों रहना चाहती है? सिर्फ अपनी माँ के लिए, सिर्फ अपनी माँ के लिए। देखिए बच्ची क्या कह रही है, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं। हे माँ, हो यानी होना चाहती हूँ कि मैं सबसे छोटी, मैं वैसे ही छोटी रहना चाहती हूँ जैसे मैं छोटी थी, और तेरी गोद में सोना चाहती हूँ। जैसे तू मुझे जब मैं छोटी थी तो मुझे अपनी गोद में सुलाती थी, मैं वैसे ही तेरी गोद में सोना चाहती हूँ। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। कि हे माँ, मैं तेरा आंचल, बच्चे जो छोटे होते हैं वो माँ का आंचल पल्लू पकड़े रहते हैं और माँ के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो फिर ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा जो जीवन है वो बदलता जाता है, हमारा जीवन बदलता जाता है। फिर हम बड़े हो जाते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, हमें अपना खुद का जो जीवन है उसको हम संवारने में लग जाते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, उन्हें जीवन से कोई लेना देना नहीं, उनके लिए सब कुछ उनकी माँ होती है। और देखिए यह जो बेटी है वो यही चाहती है कि मैं माँ का आंचल पकड़कर सदा माँ के साथ रहूं, उनका हाथ कभी न छोड़ूं, उनका हाथ कभी वो छोड़ना नहीं चाहती। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। कि हे माँ, तू हमें बड़ा बनाकर हमें क्या करती है? चलती है। कैसे चलती है? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो तू जैसे बचपन में हमारा हाथ पकड़ती थी वैसे हमारा हाथ पकड़ती नहीं है, दिन रात हमारे साथ नहीं घूमती है। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं वो माँ को लगने लगता है कि हम खुद अब चल सकेंगे, खुद घूम सकेंगे, खुद भोजन कर सकेंगे, खुद अपना काम कर सकेंगे। फिर भी माँ तो माँ होती है। अपने कर से खिला कर यानी हाथ, अपने हाथों से खिला करके धुला मुख यानी चेहरे को धुला करके, चेहरा पानी से धोना, चेहरे को धुला करके धूल पहुँच, मिट्टी को धूल यानी मिट्टी, पहुँच यानी पहुँचना, सज्जित कर गात, और गात यानी शरीर को सजा करके, शरीर को सजा करके थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। कि पहले क्या करती थी, जब मैं छोटी थी तो तू अपने हाथों से मुझे भोजन कराती थी, मेरा जो चेहरा है उसको धुलाती थी, मेरी मिट्टी पोंछती थी और मेरे शरीर को तैयार करती थी, सजाती थी, बाल बनाती थी, चोटी बनाती थी, कपड़े पहनाती थी, खिलौने देती थी और सुख देने वाली जो कहानी, परियों की जो कहानी है वो सुनाती थी। लेकिन बड़ी होने के बाद तुम ऐसा नहीं करती, इसलिए मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती। तेरा स्नेह न खोऊं मैं तेरा स्नेह, तेरा प्यार है वो नहीं खोना चाहती, तेरा अपनापन, तेरा साथ नहीं खोना चाहती। तेरे आंचल की छाया में, तेरा जो ममता का जो आंचल है, स्नेह का जो आंचल है, उसकी छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। और देखिए वो क्या कह रही है कि मैं तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं और निष्प्रह निर्भय, बिना किसी डर के मैं तुझसे कहूँ कि तू क्या करे, तू मुझे चंद्रोदय दिखा दे, चंद्र का जो उगना है वो माँ मुझे दिखा दे। क्योंकि बच्चे हैं वो चांद को देखकर बड़े ही क्या होते हैं, खुश होते हैं, चांद को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। कहते हैं ना चंदा, और माँ ने, नानी ने, दादी ने, इन्होंने ही बताया है कि चंदा है वो मामा है। कहते हैं कई प्रकार की कहानियाँ हैं वो बताती है। तो इस प्रकार जो माँ है वो बहुत स्नेह करती है, प्यार करती है। तो उस स्नेह और प्यार को, उसकी उस ममता को वो जो बच्ची है वो खोना नहीं चाहती, और शायद हम भी नहीं खोना चाहते। हम भी यही चाहते हैं कि सदा माँ के आंचल में ही रहें। तो बहुत ही सुंदर कविता है
आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको इस कविता से यही सीख मिलती है कि माँ की जो ममता है वो अनमोल है और हमें माँ का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो माँ हमसे इतना स्नेह और प्यार करती है, हमें भी उनके स्नेह और प्यार का मान रखना चाहिए। उनसे हमें भी वैसा ही लगाव है वो रखना चाहिए। अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ कि जो ये बच्ची है, आप देख रहे हैं, ये बच्ची माँ का स्नेह ही चाहती है और ये कहती है कि मैं हमेशा माँ की गोद में रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं छोटी रहना चाहती हूँ। माँ का आंचल पकड़कर मैं घूमना चाहती हूँ। माँ का हाथ जो है वो मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती। माँ जो क्या करती थी, जब मैं छोटी थी अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी, मेरा चेहरा है वो धोती थी, मेरी मिट्टी है शरीर पे लगी हुई वो पोंछती थी, मेरे शरीर को तैयार करती थी, चोटी बनाती थी, कपड़े पहनाती थी, काजल डालती थी, काला टीका लगाती थी और खिलौने देकर जो मुझे परियों की सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती थी। मैं उस माँ का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती, उसके स्नेह का आंचल है वो कभी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।